Good morning, everyone. Today we are going to start the chapter 2 and it talks about relevancy of facts. एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एक्चुअली ये जो हमारा पार्ट है, आप कह ले 55 सेक्शंस का ये पार्ट है, यानी कि सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 55 तक जाता है ये. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लिया तो आपका तो इससे एग्जाम में आता ही आता है. साथ ही साथ आपको एविडेंस एक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा कि हम एविडेंस एक्ट पढ़ क्यों रहे हैं. इसके बाद तो ठीक है, अलग चैप्टर्स हैं, और भी चैप्टर्स हैं, और भी चीजें हैं, बट इसको आप पुख्ता करके जाइए. फिनिश्ड एविडेंस एक्ट. अब भाई सेक्शन 5 में दिया क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, फैक्ट इन इशू, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ. इंडिया एविडेंस की डेफिनेशन में हमने देख लिया कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस दोनों होते हैं, इंक्लूड होते हैं. फैक्ट का मतलब हमने समझ लिया. एंड आई होप फ्रॉम योर साइड ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. But I will try my level the best to make it clear. So section 5 says evidence may be given of fact in issue and relevant facts. Means, good morning Shavani. कोर्ट में एविडेंस किस पे दिया जा सकता है? Which evidence shall be admissible? Whatever evidence you can adduce or you can produce before the court. सेक्शन 5 बताता है, ये कहता है कि जो फैक्ट इन इश्यू है, फैक्ट्स जो है, दोस फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट एक्चुअली, उस पे भी आप एविडेंस एड्यूस कर सकते हो. अब कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे वो सेक्शन 6 से आपको बताया जाएगा, पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ मिस्टर बी. मिस्टर ए के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि मिस्टर बी का उसने मर्डर कर दिया है. बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, जाहिर सी बात है कि भाई फैक्ट इन इश्यू ये है कि वेदर मिस्टर ए हैज मर्डर्ड मिस्टर बी और नॉट, वेदर मिस्टर ए मर्डर्ड मिस्टर बी विद knife or Mr. A shot Mr. B. That is fact in issue. And I hope everyone has seen my first lecture and second lecture. And fact in issue का मतलब सबको पता होगा. fact in issue का मतलब एक्चुअली ये होता है, मैं बता भी देता हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ. फैक्ट इन इश्यू का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे जिसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे लड़ाई है, ठीक है. तो जाहिर सी बात है, मुझसे पूछा जाएगा भैया तुम बी के घर गए थे, मैं बोलूंगा हाँ गया था. सो आई असर्ट whatever is claiming on me, I assert. If I assert, then there is no question of fact in issue. वहां पे fact in issue नहीं है. झगड़े का मुद्दा, you may say bone of contention, apple of discord, you may say. Fact in issue तब बनता है wherein one party asserts and the second party denies straightforward. Other party is not ready to accept it. जैसे आपने कहा, हाँ भाई मिस्टर ए आप बी के घर गए थे, हाँ जी सर गया था. रात में 11 बजे गए थे, हाँ जी रात में 11 बजे गया था. ठीक है, किस लिए गए थे सर? कुछ काम था. क्या आपने, इसमें सब मैं असर्ट कर रहा हूँ, दूसरी पार्टी है वो मुझ पे जो इल्जाम लगा रही है उस पे मैं असर्ट कर रहा हूँ. आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन इशू. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन इशू विल अराइज wherein if Mr. B or the other party says or the prosecutor says that whether you have murdered Mr. B, then I will definitely say no, I didn't murder. फैक्ट इन इश्यू. अब यही झगड़े का जड़, अब यही फैक्ट इन इश्यू है, इसी पे लड़ाई चलेगी, इसी पे एविडेंस देगा प्रोसिक्यूटर, मैं अपना एविडेंस दूंगा बचाव में. दैट इज कॉल्ड फैक्ट इन इश्यू. एंड रेलेवेंट फैक्ट्स मतलब, रेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड है, जो जो एक रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है कि अब वो रेलेवेंट फैक्ट्स shall be the facts which are connected in anyhow as provided by section 6, 7 and up to section 55. रेलिवेंट फैक्ट, उस फैक्ट को आप रेलिवेंट फैक्ट्स कहेंगे अगर वो फैक्ट किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, जैसा कि एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक बताया गया है.
मसलन मैं बी के घर जाने से पहले, सपोज इन द सेम एग्जांपल, गुड मॉर्निंग हर्ष, इन द going to be before one day I went to a market and I purchased a gun and someone has seen me. Don't you think buying a gun from the market just before one day, don't you think it is somehow connected with the fact in issue? It may be relevant with the fact in issue, don't you think? So where it has been mentioned, where is the provisions? What I am telling through the example, it is mentioned under section 7, that is effect, motive, okay, and we will check it out, section 6. Okay, take another example. Outside, I was standing outside his home and I was abusing him. साला पैसे नहीं दिया मेरा, देखता हूँ साले को मारूंगा भी, गोली इतना मारूंगा समझ में आ जाएगा, लड़ता है मुझसे, गाली दे रहा था फोन पे. And a servant actually noticed the same. Before entering into the home of Mr. B, I was murmuring like this, I was abusing Mr. B, and his servant has seen me like this, has noticed the same, that okay, my owner. So don't you think this is the part of the transaction, somehow it is connected, it may be connected, it may be relevant. इसको रेस जेस्टा कहते हैं एक्चुअली, सेक्शन 6 में हम लोग देखेंगे कि भैया बी का मर्डर होने से पहले आई वॉज अब्यूजिंग हिम. ऐसा भी नहीं, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं, जस्ट कंटेम्पोरेनियसली, मतलब इमीडिएटली, जस्ट बिफोर, immediately before the murder I was abusing him. So it means ना फैक्ट इन इशू जो है, जो मुद्दा है उससे रिलेटेड है, मैं डिनाई नहीं कर सकता. इस चीज को भी कोर्ट में कंसिडर किया जाएगा. अगर उसका नौकर ये बोलता है कि साहब ये तो गाली दे रहे थे बाहर खड़ा होकर, जब मारने पर, साहब को मारने से पहले ये गाली दे रहे थे, कुछ कह रहे थे, गुस्से में कह रहे थे, दिस इज रिलेवेंट फैक्ट्स, इसकी रेलिवेंसी है. यू मे प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट सच टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन. तो हम यही सब सारी चीजें, यही हम मैं कह रहा हूँ रेलिवेंट फैक्ट. अब ये रेलिवेंट फैक्ट हो गया, सनी हो सकता है रिकॉर्ड हुआ हो, या हो सकता है वो जो नौकर है वो सुना हो गाली देते समय. तो उस गाली देते समय गाली के बारे में भी कोर्ट में बताया जा सकता है. यही हम आपको सेक्शन 5 में पढ़ा रहे हैं कि फैक्ट इन इश्यू पे तो एविडेंस दे ही सकते हैं, एंड एज फार एज रेलिवेंट फैक्ट्स आर कंसर्न, इसके ऊपर भी आप एविडेंस दे सकते हैं. गुड मॉर्निंग सभा, ठीक है, चीजों को समझिए आप. अब आइए देखते हैं सेक्शन 5 को. एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस. अच्छा, जो फैक्ट इन इशू क्रिमिनल में होता है ना, वो इशू सीपीसी में हो जाता है. भाई सीपीसी में क्या होता है कि प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दायर किया, डिफेंडेंट ने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, कोर्ट उसको फ्रेम करती है, सबका लेने के बाद, एविडेंस लेने के बाद कोर्ट उसको इशू फ्रेम करती है. इशू ऑफ फैक्ट उसको हम बोलते हैं. सीपीसी में जो इशू ऑफ फैक्ट बोलते हो, सीआरपीसी में उसी को फैक्ट इन इशू बोल देते हो, है ना भाई. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग आल्सो द कोर्ट टेक्स ऑल द एविडेंसेस, एंड जो विक्टिम होगा, जो एक्यूज्ड है, उसकी तरफ से प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन विल आल्सो with both the parties, the court frames the charges, frames the issues, that is called fact in issue, है ना. The moment you will try to, you will read out the judgment writing class, then you will come to know what actually the framing of issues and framing of charges and marshalling of evidences, you will come to know each and everything. So आप ऐसे कनेक्ट कर लेना कि फैक्ट इन इशू जो सीपीसी में इशू ऑफ फैक्ट होता है, वही फैक्ट इन इशू सीआरपीसी में होता है. एंड वन थिंग मोर, एविडेंस एक्ट जो होता है दोनों पे एप्लीकेबल हो जाता है ना. कई है कि जहां पे सीआरपीसी पे ही एप्लीकेबल होगा. वी विल सी द सेक्शंस वेयर इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है ना, लेकिन मोस्टली जो है तो दोनों पे एप्लीकेबल होता है. सीआरपीसी और सीपीसी दोनों पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है. तो एक सेक्शन है जो हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि ये सिर्फ सीआरपी, अब आप खुद ही जान जाओगे कि ये सीआरपीसी पे ही एप्लीकेबल हो पाएगा.
वो आप खुद पढ़ने से ही पता लगा लोगे कि सीपीसी में तो इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप कहते हैं एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर इन अदर्स। एक एक सेंटेंस देखना है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द existence or non-existence of every fact in issue। किसी फैक्ट इन इशू में कोई भी जो किसी सूट है, प्रोसीडिंग है, उसके कोई फैक्ट इन इशू में जो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस है ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, हर वो फैक्ट का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर आप किसी सूट या और एविडेंस सिर्फ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मैं एविडेंस उस पर भी दे सकता हूँ कि नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर भी तो दे सकता हूँ। मैं एविडेंस आई मे प्रोड्यूस एविडेंस बाय सेइंग दैट आई वाज नॉट अब्यूजिंग, इसके बारे में भी एविडेंस दे सकता हूँ। तो हमने जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल व्हाट आई टुक एक्चुअली इट वाज अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, बट एक्चुअली यू मे एड्यूस और यू मे प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट द एविडेंस रिलेटिंग टू द नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। यू मे आल्सो प्रोड्यूस द एविडेंस इन अ कोर्ट बाय सेइंग दैट आई वाज नॉट अब्यूजिंग, सो मींस आप उसके बारे में भी एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, evidence and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others, and of such facts और ऐसे facts के ऊपर भी दे सकते हो evidence as are hereinafter declared। what do you mean by hereinafter declared? Means if it has been declared as per section 6 to section 5 that this is relevant facts, so on that relevant facts also you may give the evidence। okay, एंड ऑफ नो अदर्स, और उसके अलावा किसी के ऊपर भी एविडेंस नहीं, मतलब पल या मर्डर का। तो अगर ये ठीक है, आप एविडेंस दीजिए कि उसने गाली दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि रेलेवेंसी रखता है गाली देना उसका, उसके 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले मर्डर के उसने क्या गुस्से में था नहीं था, ये अपने आप में रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप एविडेंस दीजिए। इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज एडमिसिबल एज पर सेक्शन 5। बट अगर मैं प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट में ये एविडेंस दे रहा है कि साहब ए की शादी हो गई है, देखिए ये प्रूव है, तो क्या मतलब शादी हो गई उससे और मर्डर का क्या रिलेवेंसी है? डू यू थिंक दैट इट इज रिलेवेंट? एंड मैरिज सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस। डू यू थिंक दैट यू मे प्रोड्यूस द मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर ए? आप एविडेंस दे सकते हैं उसकी शादी के ऊपर, भाई उससे क्या लेना देना शादी का, वो तो इररिलेवेंट है। सेक्शन 5 very first they told you, they are trying to tell you that only on fact in issue and the relevant facts you may produce the evidence and of no others। और किसी पे भी आप एविडेंस देके टाइम वेस्ट नहीं करोगे कोर्ट का। सिंपल है एक्सप्लेनेशन। दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। ठीक है, ये कह रहे हैं इस सेक्शन में किसी भी तरीके से शिका नहीं है क्या? ये किसी भी फैक्ट पे एविडेंस देने के लिए जो एक्चुअली ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी कि एज पर सीपीसी उस चीज को प्रूव करने के लिए आपको सीपीसी रोक रहा है। यू आर डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव just because of any provision of the code of civil procedure for the or any law for the time being in force, so in such case you cannot produce that evidence in the CRPC also। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर चलते हैं क्योंकि इससे अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, देख लेते हैं। A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death। So here A's trial the following facts are in issue। ये कह रहे हैं A is beating B with the club, ये fact in issue है। A is causing B's death by such beating, that is also the fact in issue। A's intention to cause B's death, ये भी fact in issue है कि क्या A का intention था B को मारने के लिए, that is called fact in issue। fact in issue मतलब main मुद्दा, main point क्या था। A suitor does not bring, and one thing, remember one thing, in Evidence Act or you may say Transfer of Property Act, also to keep into your mind each and every illustration fixed in your mind, because sometimes they ask the question, the ditto question they will ask you, ditto the illustration, full illustration they copy in the examination।
So that's why I'm saying that किस section में कौन सा illustration है. If I ask illustration, so you must know that from which section this illustration is. Otherwise you will get confused. आपको याद नहीं करना है, conceptually भी रखना है दिमाग में, और साथ ही साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये illustration किस section से है. मैं फिर से बता, तो एग्जाम्पल ही दे देते हैं, रख देंगे एग्जाम्पल आपके सामने, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. CPC में sometime they may ask the question. I have seen the Bihar Judiciary Examination paper, previous year paper. They are asking place of suing वाला, वो जो illustration है starting में ना, 6 or 7 में, I think 9 में, and they have put the same illustration that A is in Calcutta or B in Delhi, है नहीं उससे place of suing से related illustration. They have given the same illustration and they are asking कि बताइए कि jurisdiction के बारे में बताइए. अब बताइए, तो आप इस चीज को नहीं, आप ये मत सोच के देखो इलस्ट्रेशन है और नजरअंदाज कर दिए. इलस्ट्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको गाइड करेंगे और हिंट देंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल. इन द सेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप बहुत थोड़ा टेक्निकल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. आप खुद पढ़ के एक तो समझ नहीं पाओगे उसको, उसके लिए कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए. और सेकंड थिंग, उसमें इलस्ट्रेशन बहुत है. इलस्ट्रेशन में आपको बहुत कुछ पूछ लेते हैं, इलस्ट्रेशन डिक्टो रख देंगे. बताओ, अब आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है किस सेक्शन से इलस्ट्रेशन था. अगर इसी क्या गारंटी आप बता पाओगे कि ये सेक्शन 5 से है, और ये इलस्ट्रेशन देख के अगर आपको ये याद आ गया कि ये सेक्शन 5 से है, तो आप मान के चलो कि आप यू विल बी एबल टू राइट द आंसर प्रॉपर्ली. और नहीं समझ पाए तो फिर गया वो, तुक्का भिड़ेगा नहीं, तुक्का लगाना फिर फायदा नहीं है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इलस्ट्रेशन पे याद रखना आपको किस सेक्शन से. बी देख लेते हैं. A suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce. और ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ये वाला पार्ट. अब फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं. एक्चुअली फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, अच्छा जो रेलेवेंसी होनी चाहिए ना, रेलेवेंसी शुड बी लीगल नॉट लॉजिकल. लीगल इन द सेंस, मैं समझा रहा हूं इसको, और ये क्वेश्चन में आ भी चुके हैं. सम टाइम ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये फैक्ट जो है रेलेवेंट फैक्ट्स है, यानी कि कनेक्टेड है विद द फैक्ट इन इशू, बट एक्चुअली वो उनका कोई कनेक्शन नहीं है. Whenever we say that the relevant fact should be, relevancy of fact should be legal, it means that उस तरीके से आपके दिमाग और आप अपना लॉजिक मत लगाओ. मतलब अगर A गाली दे रहा था, ठीक है, ये रेलेवेंसी फैक्ट है, रेलेवेंट फैक्ट है. व्हाई रेलेवेंट फैक्ट? बिकॉज वी हैव स्टडीड सेक्शन 6. सपोज दो वी हैव नॉट स्टडीड, बट फॉर एग्जांपल I want to say that it has been mentioned under section 6 of Evidence Act. Somewhere it has been given, so I may say it is relevant, not logically. Logically means you are thinking. मान लिया कि A B के घर गया था और B A के सिस्टर के साथ B का अफेयर था, ठीक है, मान लिया. तो मैं लॉजिकली सोच रहा हूं, यार ऐसा तो नहीं ए ने बी का मर्डर किया, अफेयर का चक्कर था. कभी कभी क्या होता है, लॉजिकली चीजें फिट बैठती हैं, लेकिन एक्चुअली सेक्शन 6 से लेकर अगर हम सेक्शन 55 तक बात करें तो ये कहीं फिट नहीं हो रहा है. हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये फिट हो रहा है, मोटिव में आएगा, ये सेक्शन 7 में आएगा. जब आप पूरा पढ़ लोगे तभी समझ में आएगा. प्रॉब्लम ये है कि एविडेंस एक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, और जब साथ साथ पढ़ते जाओगे तब आपको समझ में आएगा. अब आप लोग जो एविडेंस एक्ट पढ़े होंगे, दे माइट बी थिंकिंग सर ये तो मोटिव हो जाएगा, फिर तो ए के पास मोटिव होगा, ये तो सेक्शन 7 में फॉल हो जाएगा, इसके बारे में एविडेंस हम दे सकते हैं, यानी कि कोर्ट में एविडेंस इसके बारे में भी दे सकते हैं कि ए की सिस्टर के साथ बी का अफेयर था और ये रेलेवेंट एडमिसिबल. यस, बट मैं जैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, चीजें लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन लॉजिकल लगता है कि हाँ ये रेलिवेंट है. आप समझ रहे हो? तो लॉजिकल नहीं होना चाहिए, जो रेलेवेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए वो लॉजिकल नहीं होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए. लीगल इन द सेंस का मतलब ये होता है तो कहीं ना कहीं सेक्शन में दे रखा हो, तब आप उसको बोल रहे हो हाँ साहब इस सेक्शन के तहत हम इसको. कभी कभी यू सी इन द मूवी सम टाइम कि भाई वकील सम रिलेटेड टू कोर्ट की मूवी होती है, तो उसमें आप कोई मूवी देखे
कोर्ट में पार्टी बोल रही होती है कि इसका क्या रेलिवेंसी है, आप जो है कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, इसका क्या रेलिवेंट है, क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं। तो यही एविडेंस एक्ट का ही वहां रूल एप्लीकेबल होता है ना। क्वेश्चन में भी बिहार जुडिशरी में भी पूछ चुका है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को लेकर। So the theory of relevancy is essentially based on logic or the causal connection of events or their cause and effects. Relevant means that any two facts to which it is applied are so related to each other according to the common course of events, one either taken by itself or in connection with other facts, proves or renders probable past, present and future existence or non-existence of the other. ठीक है। तो दिस इज लॉजिकल रिलेवेंसी। लॉजिकल रिलेवेंसी यही हुआ कि किसी भी तरीके से आप फैक्ट को दिखा दो कि ये पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में कनेक्टेड है, इसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। हाँ, सब आप एवरीथिंग, ये सब सेक्शन थोड़ा सा स्किप नहीं करने लायक है ना, तो क्लास में आप रेगुलर आना और मिस मत करना क्लास, कभी लेट मत होना। ये जो क्लास चल रही है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो लॉजिकल रेलिवेंसी ये होगी, लेकिन लॉजिकल रेलिवेंट लीगल रेलिवेंट हो ये हमेशा जरूरी नहीं है। हाँ, मैक्सिमम चांस में यू में से दैट लॉजिकल रेलिवेंट जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं लीगली रेलिवेंट होते हैं, वो है ना। लीगल रेलिवेंसी सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। लीगली जो रेलिवेंस है, जो लीगली एडमिट किया जा सकता है ना, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेक्शन 6 टू सेक्शन 55। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि a fact which is logically relevant may not be legally relevant, but actually which is legally relevant may be logically relevant. Legal relevance requires a higher standard of evidentiary force. It includes logical relevancy and demands a close connection between the fact to be proved and the fact and logically relevant, but not vice versa. मैंने बताया ना, जो legal relevant है वो logically relevant होगा, लेकिन जो लॉजिकल रेलिवेंट है वो लीगल हो, रेलिवेंसी रखता हो, ऐसा जरूरी नहीं। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं इसको। I have kept in the field the knife with which I killed B is logical relevant to prove the guilt of the accused, but section 27 of the act provides that only so much of the information as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved is relevant, and hence the which I killed B, though logically relevant, is not legally relevant and hence inadmissible in evidence. तो मान लिया कोई बंदा है मर्डर करके ये बोल रहा है कि जो चाकू खेत में पाया गया उसी से मैंने मर्डर किया, ठीक है। मर्डर करके ऐसे बोले, द नाइफ यू फाउंड इन द फील्ड, विद दैट नाइफ आई किल्ड मिस्टर बी। प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि हाँ भाई ये बोल रहा है, तो लॉजिकल रेलिवेंसी है लेकिन लीगल रेलिवेंसी नहीं है। लीगल रेलिवेंसी यानी कि जब सेक्शन 27 पढ़ोगे इसी का, तो वहां पे ये बोलता है कि into the fact thereby discovered may be proved, है ना। तो अगर मान लिया खेत में गया, पुलिस गई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया, तो खेत में चाकू ही नहीं मिला, फिर क्या उसकी बात को आप एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस कर सकते हो? उसकी टेस्टिमनी आप ट्रस्ट वर्दी है? नहीं है, आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते एविडेंस। बोल रहा था, उससे चीजें कोरोबरेट नहीं हो रही। उसने बोला कि चाकू मिला ही नहीं वहां पे, किस चाकू की बात कर रहा था? तो एक मिनट, सेम क्लास इज नॉट ओपन। सो वही मैं बता रहा था कि ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Come to the next point, that is legal relevancy and admissibility. Relevancy and admissibility, sometimes they ask the question in the prelims that relevancy and admissibility are synonymous, or they are coextensive, or they are neither synonymous nor coextensive. So you have to reply that relevancy or admissibility both are different terms, है ना। Means कि it is not always necessary,
it should be admissible in the court also. It's not always necessary. Sometimes the facts are relevant, but actually the court cannot admit it. It's not admissible. You have to keep it in mind. Both are neither they are synonymous nor they are coextensive. Both are different concepts. So all admissible evidence is relevant. Those evidences, those are admissible as per the Evidence Act. They all are relevant, but actually all relevant evidence is not admissible. है ना? अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि अगर मैरिज ड्यूरिंग द मैरिज जो कम्युनिकेशन हुआ है, दो दे आर रेलिवेंट. अगर मान लिया हस्बैंड ने या हस्बैंड का मर्डर हो गया, तो आई थिंक वाइफ का टेस्टिमनी नहीं लिया जाता. वाइफ से वो जो भी कहा हो अपनी वाइफ से, उसका मर्डर जब हस्बैंड का हुआ उससे पहले, whatever he said to his wife, his wife's statement should not be admissible. ये कानून है कि भाई बीवी है उसकी, ये पता नहीं उसको बचाने के लिए बोल रही है या कुछ भी. मान लिया उसका हस्बैंड किसी का मर्डर कर देता है, मर्डर करने से पहले अपनी बीवी से कुछ कहा होगा उसने. अब बीवी से जो भी कुछ कहा वो एडमिसिबल नहीं है, हालांकि रेलेवेंसी रखता है कि उसने अगर अपनी जाने से पहले अपनी बीवी को कुछ कहा होगा, गुस्से में साले को मार दूंगा, मारने जा रहा हूँ, बंदूक मेरा कहाँ है, बंदूक लाके मुझे दो, ऐसे सब कुछ कहा होगा. रेलेवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है. ठीक है, तो कभी कभी आप देखोगे कि जो रेलेवेंट होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते, लेकिन जो एडमिसिबल एविडेंस है वो ऑलरेडी रेलेवेंट होंगे तभी तो एडमिसिबल हुए हैं. तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है. सो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी both are not same thing. They are not synonymous term. Admissibility means receivability in evidence. Admissibility क्या होता है कि किसी एविडेंस को रिसीव कर रही है, को उसको एडमिट कर रही है. All legally relevant facts are not admissible in evidence. जैसे communication during marriage हो गया, या between a client and his legal advisor may be fact in issue or relevant fact, but they are inadmissible on grounds of public policy. भाई एक accused है and he is accused of murder. अब मर्डर है, वो मर्डर किया है. अब वो वकील से जाके अपने मिले, उसको पता है कि भैया हमें बचा लो और I want you to fight my case, to take my case, and that person tells each and everything about the murder. Actually he has murdered and he told each and everything to his lawyer. So don't you think that whatever he has spoken to his lawyer, actually it is relevant है fact, क्योंकि वो बोल रहा है कि हाँ साहब हमने ही मारा था सर, हमें बचा लो, और ऐसे उस रात में गया था, गलती से हमसे ही गोली चल गई, और आप देख लो क्या करना, आप लीगल एक्सपर्ट हो, यू आर अ लॉयर, सो यू मे एस्केप मी, यू मे थिंक दैट व्हाट यू शुड डू, लेकिन मारा मैं नहीं था, ऐसे वो बोल रहा है. डोंट यू थिंक कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग रेलिवेंसी रखती है अपने आप में, लेकिन उसका जो वो रिकॉर्डिंग होगा या उसने जो अपने लॉयर से कहा वो आप कोर्ट में एडमिट नहीं कर सकते. ये सेक्शन 112 में, 122 में और 129 में एविडेंस एक्ट में हम आपको पढ़ाएंगे. तो कुछ पब्लिक पॉलिसी होती है, ठीक है. तो आप क्लाइंट और लॉयर के बीच में व्हाटएवर द कम्युनिकेशन टुक प्लेस बिटवीन क्लाइंट एंड लॉयर, यू कैन नॉट मेक इट पब्लिक, यू कैन नॉट प्रोड्यूस इन द कोर्ट. समटाइम वो होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो दिमाग को पढ़ते हैं. अब वहां पे कोई बंदा गया वहां पे, अब आपको लगता है कि जो कुछ भी उस बंदे ने कहा उस डॉक्टर से जो साइकोलॉजिस्ट है, और साइकोलॉजिस्ट से आप मांग सकते हो वो चीज कि क्या क्या इसने कहा, क्या इसका दिमाग, नहीं दे सकते, वो खुद नहीं देते, वो एथिक्स के अगेंस्ट भी होता है, उसको पब्लिक करते ही नहीं वो. तो समटाइम यू विल सी दैट द थिंग्स आर रेलेवेंट, these are relevant facts, but actually it is not admitted, it is not admissible. हाँ, जो एडमिसिबल है वो रेलेवेंट होगा, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है. ये बोथ सेंटेंस यू शुड कीप इन योर माइंड. लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आपको ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग है कॉन्सेप्ट. ओके, कम टू 6. ये 5 हो गया हमारा. 5 में इतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. क्वेश्चन दोनों में से आ जाते हैं, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंसी, लीगल एडमिसिबिलिटी. अब देख लेते हैं इसके ऊपर 6 देख लेते हैं. रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. अब सेक्शन 6 में देखते हैं कि ये क्या है. फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट.
whether they occurred at the same time and place or at different times and place. Actually section 6 talks about res gesta. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, res gesta, rule of res gesta. What does rule of res gesta say? Res gesta talks about, forming part of the same transaction. Sometimes facts actually which are not in issue, but it is connected in such a manner as it is forming the part of the same transaction. That's why they have become relevant. तो कोई भी फैक्ट अगर सेक्शन 6 की वजह से रेलिवेंट हो रहा है तो इट शैल आल्सो बी एडमिसिबल एज ए एविडेंस इन द कोर्ट. मसलन के तौर पे जो मैंने आपको बताया था ना, अभी एग्जांपल दिया था कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए एक्यूज्ड है, तो ए जस्ट उसके मर्डर होने से पहले जो मर्मरिंग कर रहा था, जो गाली दे रहा था, जो गुस्से में था, वो एक्चुअली ये सेम पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है. यानी कि उसके एग्जैक्टली इमीडिएटली 5 मिनट पहले उसका गाली देना, है ना, उसका मतलब मर्मरिंग करना उसके घर के बाहर, और 5 मिनट के बाद भी मर गया. तो क्या मतलब कि उसका गाली देना ये कहीं ना कहीं रेस जेस्टा क्रिएट करता है. रूल ऑफ रेस जेस्टा के तहत उसकी गाली का जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, कोर्ट में एडमिसिबल है. सो फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इशू, एक्चुअली उसका गाली देना इशू में नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से कनेक्टेड है विद द फैक्ट इन इशू कि ये सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहा है. दिस फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रेलिवेंट. ठीक है. ऐसे ही मान लिया कि 4 बंदे हैं जूस की दुकान पे जूस पी रहे थे. 4 persons are there and they are having, sugar cane juice. पीते पीते चारों आपस में बातें कर रहे थे, टॉकिंग टू ईच अदर, कि आपस में से बात कर रहे थे. तो ये गन्ने वाला जूस जो है ना वो सुन रहा था. दैट शॉपकीपर वाज लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग. चारों आपस में बात क्या कर रहे थे कि सुनो तुम ना, जैसे बाइक से आएगा तुम बाइक के आगे आ जाना, और जैसे ही बाइक से वो उतरेगा मैं पीछे से उसका गला दबा लूंगा और उसको चाकू से मार दूंगा, और मारने के बाद हम लोग भाग लेंगे. ऐसे सब आपस में चारों बात कर रहे थे, जूस की दुकान पे खड़े होके और पी रहे थे अपना मस्ती से. सब जूस की दुकान से 1 मिनट के बाद वो जब चारों जूस पी के चले जाते हैं, 5 मिनट के बाद ही वहां पे मर्डर हो जाता है, ऐसे ही चाकू से, जैसे वो सब बात कर रहे थे. तो ये जो वो चारों जूस की दुकान पे ये सब बात कर रहे थे वो एक्चुअली में रेस जेस्टा के तहत एडमिसिबल होगा. उन चारों का बात करना, उनका वकील ये नहीं कह पाएगा नहीं नहीं ये तो एविडेंस नहीं है, क्या फालतू आप बात कर रहे हो, तो जूस की दुकान पे चाय पी रहे थे, तो गन्ने की दुकान पे गन्ना का जूस पी रहे थे, तो क्या मतलब उन्हीं ने मर्डर किया है. आप इसके बारे में नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते. नहीं, आप कह सकते हैं कि ये एज पर सेक्शन 6 ये एडमिसिबल है, एज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन दे वर डिस्कसिंग अबाउट द मर्डर, एंड एज पर रूल ऑफ रेस जेस्टा इट इज रेलेवेंट. ये अपने आप में अहमियत रखता है. वो क्यों ऐसे बात कर रहे थे जब उन्होंने मर्डर नहीं किया, आप सोचो ना. तो ये रेस जेस्टा का कॉन्सेप्ट आपको समझना है. तो ये इंग्लिश एंड अमेरिकन ऑथर था, अंडर द हेड ऑफ रेस जेस्टा 6 को इनेक्ट किया था, एक्चुअली सेक्शन 6 को. इनफैक्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 6 है, 7 है, 8, 9, 14 है, ये रेस जेस्टा के अंदर है. तो इसके आगे हम पढ़ेंगे 7 और 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे और 14 ऑल्सो पढ़ेंगे. इट ऑल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेस जेस्टा, रूल ऑफ रेस जेस्टा. रेस जेस्टा मींस एक्चुअली एक सेम, ऐसा नहीं है कि बहुत देर पहले की बात की जा रही है. ऐसा नहीं है कि अगर वही चारों लड़के 2 दिन पहले वही जूस पी रहे थे और 2 दिन बाद मर्डर हुआ तो शायद उनको स्किप कर दिया जाए, शायद वो इग्नोर किया जा सकता है उनका जूस पीना. बट एक्चुअली इमीडिएटली कोई चीज 5 मिनट पहले, ऐसा नहीं है कि आप इतना टाइम भी नहीं हो कि चीजों को मॉडिफाई किया जा सके, और the facts may be designed or modified, not like that. उतना भी टाइम नहीं होना चाहिए. यानी कि इंस्टेंटली यार एग्जैक्टली बिफोर सम टाइम जो चीज हुए, मर्डर हुआ, तो उससे एग्जैक्टली पहले जो चीज हुए हो वही कंसिडर किया जाएगा, वही रूल ऑफ रेस जेस्टा में आएगा, है ना. ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई उनके बीच कुछ फैक्ट मॉडिफाई कर दिया गया हो या चेंज कर दिया गया हो, अमेंड कर दिया गया हो. इट मे बी क्वाइट पॉसिबल, है ना. तो ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन पहले मैं राहुल के घर गया था
तो सामने वाला बंदा देख लिया मुझे कि अच्छा ये राहुल के घर गया है, तो 2 दिन बाद प्लानिंग करके उसने राहुल का मर्डर कर दिया और वो सोचा कि मेरे ऊपर एग्जाम आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है, 2 दिन पहले वाली बात थोड़ी कंसिडर की जाएगी। तो ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। रजिस्टर में होता है कि भाई इमीडिएटली कुछ चीज हो गया हो। और एक्चुअली में रजिस्टर को सिंपल वर्ड में डिफाइन करना मुश्किल भी है थोड़ा। तो भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज ओपनड आउट दैट द रूल embodied in section 6 is usually known as the rule of res gesta. What is mean is that fact which though not in issue is so connected with the fact in issue as to the form of the same part of the transaction becomes relevant by itself. To form particular statement as part of the same transaction, utterances must be simultaneous with the incidental or substantial contemporaneous that is made either during or immediately before or after its occurrence. And in my example, I talked about the before the occurrence of the murder, but it may quite be possible that after the occurrence of immediately after the occurrence of murder, वहां पे क्या हुआ वो भी अपने आप res gesta होगा, है ना। जैसे मान लिया कि उसका जब मर्डर हुआ रास्ते में, जब सब मार दिए, तो मैंने देखा कि ये चारों जो है कहीं भाग रहे थे, मतलब पसीने पसीना थे सब चारों, और एक के हाथ में चाकू था, चारों जंगल की तरफ भाग रहे थे, चारों बंदे भाग रहे थे। मैंने मर्डर होते नहीं देखा, आई एम नॉट सीन कमिटिंग द मर्डर, बट एक्चुअली आई हैव सीन दैट 4 persons एंड they were running, they you know they were sweating हो रहा था उनको, बहुत ही जल्दीबाजी में थे, और धूल लगा था सबके जैकेट पे, और हाथ में खून लगा था सब दोनों के, दो के, उनमें 4 कंडीशन। तो आफ्टर मर्डर मैंने अगर ये देखा है, इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर आई हैव सीन लाइक दिस, तो आई थिंक ये रूल ऑफ रेस जेस्टा के अंदर आएगा। उनका इस तरीके से भागना, उनका इस तरीके से घबराना, और खून लगे रहना, जैकेट में धूल लगे रहना, ये सब कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होंगे, माने जाएंगे। क्योंकि भाई आप उस दिन वहां पे क्या कर रहे थे, मर्डर हुआ तो चारों क्या कर रहे थे, क्वेश्चन ये उठेगा। कहीं ना कहीं रेस जेस्टा का यूज करके, रूल ऑफ रेस जेस्टा का इस्तेमाल करके मैं ये स्टैब्लिश कर सकता हूं कि इन चारों ने ही मर्डर किया है। आप समझ रहे बात को। तो आफ्टर और बिफोर दोनों देखा जाएगा, दोनों कंसिडर किया जाएगा। Main fact in relation to its constitution has given rise to 4 conflicting conceptions, which are main fact in relation to its constituent details, only details of such fact, surrounding circumstances of the principal fact, total whole composed of both the principal fact and surrounding circumstances। ठीक है। अच्छा, स्कोप एंड एम्बिट देख लेते हैं सेक्शन 6 का। स्कोप की जहां तक बात है, पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 6 इज टू कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स। Simple. What is the purpose of incorporating section 6? Section 6 actually links the chain of evidence, chain of evidence जो उसको लिंक करता है। अगर एक सॉलिटरी विटनेस है तो उसको लिंक कर रहा है ये सेक्शन 6। It is an exception to the general rule where under the hearsay evidence becomes admissible। अब इस तरीके से आप हेयरसे एविडेंस भी कह सकते हो कि रेस जेस्टा है। हेयरसे एविडेंस उसे कहते हैं, आई टेल यू, हेयरसे एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बात है ना। जैसे मान लिया कि चारों ने जो मर्डर किया, तो चारों को एक बंदे ने देखा था भागते हुए। अब वो उसको पकड़ के लाया गया कोर्ट में, हाँ भाई तुमने क्या देखा था? तो बोलेगा कि हाँ साहब मैं उस दिन जा रहा था साइकिल से, तो इन्हीं चारों को देखा था, बहुत ही जल्दी में थे, और वहीं जहां मर्डर हुआ था वहीं हमने इनको देखा था। मर्डर करते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ 11:45 पे ये सब भाग रहे थे चारों, और बहुत घबराहट में थे। ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हियर से भी, इस सिचुएशन में हियर से एविडेंस भी एडमिसिबल हो जाता है। But for bringing such hearsay evidence within the provision of section 6, what is required to be established is that it must be almost contemporaneous with the facts, and there should not be an interval which would allow fabrication। लेकिन हाँ, इस सुनी सुनाई बात को आप सेक्शन 6 के एम्बिट में लाने के लिए you must keep into your mind that there should not be much gap, है ना। There may be some fabrication in the evidence, there may be some fabrication in the statement of the witness, there may be some changes or design in the evidence, so that's why gap should not be so much, it should be very less time should be there, है ना। कि मर्डर हुआ उसके 5 मिनट बाद ही उसने देखा भागते हुए, तब तो ठीक है, तब तो भैया रिकॉर्ड होंगे उसके स्टेटमेंट।
अब वो कह रहा है नहीं नहीं हमने 2 महीने बाद देखा था इनको वहीं पे, तो फिर उसका मजा नहीं आएगा, फिर वो उतना वेटेज नहीं होगा उसके स्टेटमेंट में। ठीक है, 2 महीने बाद ठीक है, कोई भी जा सकता है, मतलब 2 महीने बाद जो भी वहां से गुजरेगा और जाएगा तो सब कातिल हो जाएंगे क्या वहां पे? तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। और आई होप कि आपको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। एक बार इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फटाफट, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। व्हाटएवर वाज सेड at the beating or so shortly before or after it as to the form part of the transaction is a relevant fact। तो ये कह रहे हैं कि ए के ऊपर इल्जाम लगा कि बी का मर्डर किया, उसने बीट बीट करके पीट पीट के मर्डर किया है। तो कह रहे हैं जो कुछ भी ए ने उससे पहले कहा था या बी ने कहा था या बाई स्टैंडर्ड्स ने कहा था, वहां पे जितने लोग खड़े थे कहा था, वो सब के सब शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, शॉर्टली ये फोकस करिए आप, शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, यानी कि उस घटना के घटित होने से जस्ट पहले या जस्ट बाद में मारने वाले ने कुछ कहा, मरने वाले ने कुछ कहा। जैसे मान लिया मारने वाला ये कह रहा साले मेरी बहन को छेड़ता है, ये है वो है, उसने ये कहा था और बाई स्टैंडर्ड ने सुना था इस चीज को, है ना? मतलब ए बी का मर्डर करते हुए ये कहा था और ये कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लिया या किसी ने सुना, बाई स्टैंडर्ड ने सुना। तो ए का ये कहना कि साले मेरी बहन को छेड़ता है, ये कह के बी का मार देना, तो ये जो सेंटेंस उसने कहा, अगर कोई बंदा बाई जो पैसेंजर है या कोई जो अजनबी था वो सुन लिया, वो आके कोर्ट में बोलता है कि साहब ये मारने से पहले ऐसे बोला था, तो ये फॉर्म इट विल बी द फॉर्म ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड इट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कोर्ट एज पर सेक्शन 6 बाय कंसीडरिंग द रूल ऑफ रेस जेस्टा। सिंपल है, समझ में आ रहा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखिए आप इसमें, है ना? बी वाला छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं, ए वाला याद रखना। सी में देखते हैं, A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the libel itself। ठीक है, इसको भी देख लेना। Question is whether certain goods ordered from B were delivered to A। The goods are delivered to several intermediate persons successfully। Each delivery is a relevant fact। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन ये है कि क्या कोई गुड्स है अगर जो बी ने ऑर्डर दिया था वो ए को डिलीवर हुए थे या नहीं हुए थे। अब ये कह रहे हैं गुड्स आर डिलीवर टू सेवरल इंटरमीडिएट, यानी कि ए को डिलीवरी देने से पहले बी जो चेन है उसका, कि पहले माल जो है गुड्स जो है जेड को जाएगा, फिर एक्स को जाएगा, फिर वाई को जाएगा, देन ए को जाएगा। तो एक्स वाई जेड को जो भी माल डिलीवर किए गए वहां पे जो डिलीवरी हुई है, इंटरमीडिएट डिलीवरी हुई है इंटरमीडिएट पर्सन को सक्सेसफुली, ये अपने आप में हर डिलीवरी एक रेलेवेंट फैक्ट है, यानी कि इट लिंक्स the evidence, it links to the delivery to Mr. A, so that's why each delivery form part of the same transaction। so that's why कि x के पास माल पहुंचाता है नहीं, y के पास माल पहुंचाता नहीं, कि अपने आप में एक रेलेवेंसी है, रखता है, रेलेवेंट फैक्ट्स है, और इसके बारे में भी आप एविडेंस दे सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रूव दैट आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू मिस्टर ए, ये प्रूव करना चाहते हैं, सो बिफोर दैट यू विल हैव टू, वंस यू सक्सीड टू प्रूव दैट द गुड्स वाज डिलीवर्ड टू मिस्टर एक्स, देन मिस्टर वाई, देन मिस्टर जेड, इतना प्रूव कर लो तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि मिस्टर ए को भी डिलीवर किया था। मतलब एक्स वाई जेड को मैंने डिलीवर किया, तो बीच में माल कहाँ उड़ गया क्या? जेड के पास जाने के बाद उड़े तो नहीं होंगे ना, ए के पास ही गए होंगे। So once you succeed to prove that I have delivered the goods, or my goods was delivered to Mr. X, Y, and then Z, then I think you will get succeed to prove that the goods was delivered to Mr. A also। तो ये इस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट होता है कि रेलेवेंट फैक्ट बना के आप इसके ऊपर एविडेंस दे सकते हो। As far as the requisites are concerned, two requisites are necessary to constitute res gesta। First one, statement must be made during the transaction and they must be spontaneous so as to exclude the possibility of being fabricated। It should be spontaneous। What did you say? After 2 days of murder, it shall be not taken into consideration as per rule 6, section 6, and it shall not come under the ambit of rule of res gesta। But actually, what did you say just before of murder? It should be spontaneous, then it shall be taken into consideration। So you may say FIR under section 154 of CRPC may be admissible as part of the res gesta। ठीक है, FIR भी res gesta का फॉर्म होता है। FIR किसी ने किया है तो वो एक तरीके से एडमिसिबल होगा कि भाई इसने क्या किया था और क्या लिखा था FIR में, एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, I7 देख लेते हैं।
फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। देखो, हमें 5 चीजों को इस सेक्शन में ध्यान में रखना होगा। 5 चीजें क्या क्या हैं? 5 things you have to keep into your mind. First one, effect. 1 minute. I have included some questions. चलो, ये मैं कर रहा हूँ सेक्शन 7 में। फर्स्ट वन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट, you have to prove effect. Second one, cause. Second one, cause. Third one, effect, cause, occasion. Fourth one, giving opportunity for its occurrence. Giving opportunity for its occurrence. Fifth one, constituting the state of things. Constituting the state of things under which it happened. Under which it happened. मैं समझाता हूं क्या है। 7 में का जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये कहते हैं फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर फैक्ट्स है जो एक्चुअली में ओकेजन है या कॉज है या इफेक्ट है, इमीडिएट और अदरवाइज, रेलेवेंट फैक्ट्स का या फैक्ट इन इशू का, मींस इफ एनी फैक्ट इज द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, या विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट, वो रेलेवेंट होंगे। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन है कि वेदर ए रॉब्ड बी, तो द फैक्ट कि रॉबरी से पहले बी वेंट टू ए फेयर विद मनी इन हिज पोजीशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन्स आर रेलेवेंट, है ना? एक मिनट। हाँ, तो भाई क्वेश्चन ये है कि ए ने बी का रॉब किया, रॉबरी किया, ए रॉब्ड बी और नॉट। तो ये फैक्ट कि रॉबरी से पहले बी वेंट टू ए फेयर विथ मनी इन हिज पोजीशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन आर रेलेवेंट। कि भैया बी जो है उससे रॉबरी होने से पहले बी जो है मेले में जाता है, बी मेले में जाता है तो बी के पास बहुत पैसा होता है और वो पैसा लोगों को दिखाई भी देता है। उसने मेंशन भी किया कई लोगों से मेरे पास इतना पैसा है, तो जाहिर सी बात है उसका लूट होगा ही, बाद में उसकी रॉबरी होगी। तो ये जो एग्जांपल है ए इलस्ट्रेशन, ये क्या आपको लग रहा है, ओकेजन या कॉज या इफेक्ट ऑफ इफेक्ट? ये है ओकेजन, है ना? कि यानी कि एक ओकेजन है, इस ओकेजन पे उसने ऐसा किया तो उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद उसकी रॉबरी हो गई, है ना? या उसने ए को दिखाया उसके बाद उसकी रॉबरी हो गई, तो ए पे ही तो शक जाएगा ना। तो उसका मेले में जाना, फेयर में जाना और इस तरीके से मनी का पोजीशन में रखना, बहुत सारे मनी लेके जाना और उसको दिखाना, एक्चुअली में कहीं ना कहीं रेलेवेंट है, इस चीज को रेलेवेंस माना जाएगा और इसके ऊपर आप एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ओकेजन हो गया। क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी, मार्क ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज आ जाएगा, है ना? ये इफेक्ट में आ जाएगा कि यानी कि ए ने बी का मर्डर किया तो अगर कोई ग्राउंड पे निशान है
है ना, एक स्ट्रगल का निशान है, या उस नियर प्लेस पे स्ट्रगल का निशान है ना, जहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ये सब सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट्स है, क्योंकि इफेक्ट को बताता है, यानी कि जो घटना हुआ है उसका इफेक्ट क्या आया, तो ये इफेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन का बता दिया, इफेक्ट का बता दिया। सी क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी और नॉट, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts। तो ये कह रहे हैं कि बी का जो हेल्थ था जहर पिलाने से पहले वो, और बी के जो हैबिट्स थे जो ए जानता था, ताकि ए को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई पॉइजन, मतलब ए जानता था सब कुछ कि बी ऐसे इतने बजे खाना खाता है, इतने बजे नाश्ता करता है, यहाँ पे बैठता है, कि ये दवा वो लेते हैं, हो सकता है उसे दवा में मिला के वो देते शायद। तो ए का सब कुछ जानना बी के हेल्थ के बारे में, बी के दिनचर्या के बारे में, जो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहर देने के लिए, तो ये सब सारी बातें रिलेवेंट है ना। तो ये बता देगा विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर अकरेंस। ये वाला आ जाएगा, ये वाला सी वाला इलस्ट्रेशन, ठीक है। मींस दीज आर द फैक्ट्स विच एक्चुअली अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस्टर ए to give the poison to Mr. B, so which afforded an opportunity for their occurrence or transaction। मिस्टर ए को बुलाया जाएगा, भैया मिस्टर ए इधर आओ, तो मिस्टर कहेगा क्या साहब आप ही ने जहर दिया। अरे साहब ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं कैसे जहर दे सकता हूँ, इस टाइम नाश्ता करते हैं, तुम ही जानते थे कि बी जो है ये दवा खाते हैं, तो उसी दवा मिला के तुमने जहर दे दिया होगा, बताओ क्यों ना हम तुम पे शक करें। तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी कि ऐसे ऐसे जहर देना है। दैट्स वाई ये फैक्ट कि तुम्हें नॉलेज थी बी के बारे में, ये कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, इसके ऊपर आप एविडेंस दे सकते हैं। ये 7 हो गया सेक्शन, ये हमारा इस वे ये हो गया विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस, ये सी वाला इलस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन याद रखना कि इस पॉइंट से इलस्ट्रेशन है, ये इसको आप याद रखना। अब सेक्शन 8 में कल पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो ये इलस्ट्रेशन आप ध्यान में रखना, सेक्शन 7। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। यू मे चैट, यू मे सेंड योर आंसर via chat, in chat box you may give me you consider it as a b c d, okay, so you have to respond like that, a or b or c or d, okay। Tell me, relevancy and admissibility under the evidence act are synonymous, coextensive, neither synonymous nor coextensive, none of the above। give me answer please। ऑब्वियसली बात है, ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय Huxley, Sir Henry, Somerville। What is the correct answer? Answer me. A, B, C, D. What? Which one? Sir C. Huxley. No. The answer is B. Sir James F. Stephen. Okay. Evidence means and includes only oral evidence, only documentary evidence, both oral evidence and documentary evidence, only such oral evidence based on document. Answer it. C. Both oral evidence and documentary evidence. Okay. Correct. C. 4B. Okay. Correct. Under the law of evidence, the relevant fact must be logically relevant, must be legally relevant, must be legally and logically relevant, must be legally and logically relevant and admissible। The D, must be legally and logically relevant and admissible। Anyone else? Kirti? D. Anyone else?
Must be legally relevant. I told you earlier. So don't get confused. It must be legally relevant, okay? It is logically relevant or not, it is not important. It must be legally relevant. The fact in issue means fact, the existence or non-existence of which is admitted by the parties. Fact, the existence or non-existence of which is disputed by the parties. Fact, the existence or non-existence of which is not disputed by the parties. All of the above. Fact in issue means would be A. Fact, the existence or non-existence of which is admitted by the parties. If the parties are admitting the fact, so why you are calling it fact in issue? Fact in issue means something is disputed between the parties. You have to keep into mind that word admitted. They are saying admitted. So once the parties have admitted, there is no issue. If I'm saying that you committed murder, if you say yes, I committed murder, so what is the issue? Nothing. Issue will be there once you say no, I have not committed murder, and I'm saying you have committed murder. Yeah, B should be there. Okay. So the fact, the existence or non-existence of which is disputed by the parties. Okay, this is the answer. So these are some questions, so which you have to keep into your mind. Sometimes you study, but you don't solve the previous questions. That's why you get confused, and you should be very much strong conceptual wise. So that's why I'm discussing the question also. तो आज की क्लास यहीं तक. Thank you so much everyone.